देखिए फ्रेंड्स, आने वाले समय में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही हैं उनकी अगर बेहतर तैयारी आप करना चाहते हैं, खासतौर से जीएस की, तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देता हूं। देखिए, पिछले 2 साल के दौरान यानी कि 2020, 21 और अब तक 2022 में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हों, चाहे वो किसी भी स्टेट की हों या फिर किसी भी एग्ज़ाम की हों, उनके जो जीएस के प्रश्न हैं उसको बिल्कुल हल करिए और उनको रट डालिए। बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली एग्ज़ाम में। फिलहाल ये जो सेशन आप देख रहे हैं इसमें हम अभी हाल ही में यूपीपीएससी ने एक परीक्षा करवाई थी। कब करवाई थी? 10 अप्रैल को। और ये परीक्षा थी स्टाफ नर्स की। इसमें कुल मिला के 170 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 30 प्रश्न जीएस के थे और 20 प्रश्न हिंदी के थे। बाकी प्रश्न जो थे वो नर्सिंग से संबंधित थे। तो यहाँ पर मैं जो जीएस के 30 प्रश्न हैं इन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर आपके सामने हल कर रहा हूँ। सभी प्रश्न बिल्कुल जो है जांचे परखे गए हैं, तो आपको अगर कहीं पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो बताइएगा, उसकी व्याख्या आपको दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया? देखो, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसे पुनः स्थापित किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये याद रखना आप, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा हो तो नीचे सेटिंग का बटन होगा, तो उस पर क्लिक करिए और इसे रेजोल्यूशन जो है, जो कि अभी 240 या 480 पे होगा, उसको मैक्सिमम पे सेट कर लीजिए ताकि जो चित्र है, जो तस्वीर है, वो आपको स्पष्ट दिखे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, इसको स्कैन करने के बाद ही ये बहुत क्लियर नहीं हो पाया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रेजोल्यूशन अपना सेट कर लीजिए। तो बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अब जो राजत्व सिद्धांत है इसको प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप कहा जाता है बलबन का, ठीक है, जिसमें पोबोस और सजदा जैसी जो प्रथाएं थी वो स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो याद रखना कि अगर प्योर वाटर है तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अनुसूचित जनजाति, जो शेड्यूल ट्राइब होती है, अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है? तो देखो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा थारू। थारू जनजाति जो होती है यह उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये तो आप जानते ही हैं, इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट यानी कि संसद में। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होना चाहिए। और राजू का 9 पारियों का एक निश्चित औसत है, ठीक है। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, जिसके बाद उसका औसत जो है वो 8 रन बढ़ गया। अब उसका नया औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर क्या होगा। राजू का 9 पारियों का एक निश्चित औसत है, तो मान लेते हैं कि 9 पारियाँ हो गई और जो औसत है वो कितना है? एक्स है, 9x। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, तो यहाँ पर 100 रन को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद कुल मिला के कितनी पारियाँ हो गई हैं? 10 पारियाँ हो गई। इसका मतलब हो गया कि उसका जो औसत है, औसत कितना था? एक्स था, वो 8 रन से बढ़ गया है, ठीक है। बस यहीं से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा और इसी को आपको हल कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर 9x प्लस 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10x प्लस 80, ठीक है। इसको आप हल कर लीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आएगी 20। और इसको जब आप रखेंगे x धन 8 में, तो 20 प्लस 8 इक्वल टू 28। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, 28। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन है, देखो, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है। अमृत बाजार जो समाचार पत्र था ये बंगाल से प्रकाशित होता था, करेक्ट है। वॉइस ऑफ इंडिया उत्तर पश्चिमी प्रांत से, तो ये गलत है। वॉइस ऑफ इंडिया का जो प्रकाशन हुआ था, ये वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन 1883 में हुआ था और इसको प्रकाशित किया था दादा भाई नौरोजी ने। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र मुंबई से। ट्रिब्यून पंजाब से ही प्रकाशित होता है और हिंदू जो है मद्रास, एक्चुअली में चेन्नई से प्रकाशित होता है, लेकिन चेन्नई का इनाम मद्रास है, तो ये भी सही है। यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जो घटना जिम्मेदार है उसको कहते हैं इन्फेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, व्यतिकरण कहते हैं इसको। किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह किया गया है? तो जियाउद्दीन बर्नी की किताब है ये, तारीख फिरोज शाही, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और इसी किताब में आपको फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह मिलेगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है। फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो ये आनंद में है, ये तो आप जानते ही हैं, आनंद गुजरात में। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? यह परियोजना वर्ष 1978 में स्टार्ट की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका उद्घाटन जनवरी 2022 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो देखो, जो दूसरा कथन है ये आधा सही है आधा गलत है। बलरामपुर उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ, ये सही है, लेकिन जनवरी में नहीं हुआ था, ये दिसंबर में हुआ था, 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो केवल यहाँ पर पहला विकल्प यहाँ पर सही है, दूसरा विकल्प जरा सा गलत करके, मतलब इसको आप सही तो नहीं मानेंगे, गलती तो गलती, तो पहला विकल्प ही केवल यहाँ पर सही है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, ये करेक्ट है। जाम्बिया है और इसके बाद यहाँ पर मोजाम्बिक है, ठीक है, तो यहीं पर स्थित है। और ये जम्बेजी नदी पर स्थित है, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि पहला और दूसरा विकल्प दोनों यहाँ पर सही है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर करेक्ट है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? चैम्बर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 लेफ्ट में होते हैं और 2 राइट में होते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को जनवरी 2022 में किस वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो देखो फ्रेंड्स, ये नीरज चोपड़ा जी को क्या मिला था? इनको जो है गोल्ड मेडल मिला था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जिसका आयोजन 2021 में टोक्यो में किया गया था। और हाल ही में जनवरी 2022 में उनको विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया गया है, तो ये याद रखना। और ये काफ़ी जो है ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और आपको ये बता दें कि भारतीय सेना में 4 राजपूताना राइफल्स के सूबेदार नीरज को प्रथम परम विशिष्ट सेवा मेडल, जिसको पीवीएसएम कहते हैं, उसी से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन को कहा जाता है एपी कल्चर। ठीक है, एपी कल्चर। सेरीकल्चर जो होता है ये रेशम उत्पादन के लिए होता है। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रटना जरूर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रारंभिक भारत के दौरान मंदिरों के तीर्थ 3 प्रकार के थे, तो कौन सा एक उसमें नहीं था? संधारा, निरंधरा, सरतोभद्र और सरिक्रीड़ा प्रकार। तो द श्राइन्स ऑफ द टेम्पल्स ड्यूरिंग अर्ली इंडिया वेयर ऑफ 3 काइंड्स विच एमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ श्राइन। ये है सरिक्रीड़ा। संधारा, निरंधरा और चतुर्भद्र के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, ध्यान सुनिए। जो संधारा में होते थे श्राइन बोर्ड, उसमें क्या होता था संधारा में कि इसमें कोई प्रदक्षिणा पथ नहीं होता था। और निरंधरा में क्या होता था? प्रदक्षिणा पथ होता था। और इसके बाद जो चतुर्भद्र होता था विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, तो ये होता था, मतलब सभी तरह से इसे एक्सेस किया जा सकता था। सरी क्रीड़ा का कोई प्रकार नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन सी योजना कब स्टार्ट हुई थी, बाकी आप मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये कब स्टार्ट हुआ था? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2020 में, अगस्त 2020 में इसकी शुरुआत हुई। नमामि गंगे की शुरुआत हुआ था जून 2014 में। सबसे पहले तो यही योजना है कि जून 2014 में इसे स्टार्ट किया गया। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 में इसे स्टार्ट किया गया। और स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। वैसे इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। यदि पी तथा क्यू का अनुपात 7:8 है और उनके वर्गों का अंतर 60 हो, तो पी का मान क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि पी और क्यू का जो अनुपात है वो 7:8 है, तो उसके आगे एक्स लगा देना चाहिए आपको। फिर कह रहा है कि इनका जो वर्ग है उसका अंतर 7x² माइनस 8ax² कर लो, तो ये आ रहा है कितना? उनके वर्गों का अंतर आ रहा है 60। ठीक है, बस इसको क्या करना है आपको? बस इसको हल कर लेना है। 7×7 = 49 का ax² बराबर 64 का ax² बराबर 60। अब यहाँ पर ही हो जाएगा 15 से आप 60 को भाग देंगे तो हो जाएगा 4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, अंडर रूट लेंगे। अब इसके बाद जो p की वैल्यू है वो 7x है, तो 7 × 2 = 14।
ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 14, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? अनुच्छेद 343(1), ठीक है ये। अब भारत के किस टीका वैक्सीन निर्माता कंपनी को एंट्रोनेजल नाक से बूस्टर डोज के तीसरे चरण के चिकित्सकीय परीक्षण को मंजूरी मिल गई है? तो ये भारत बायोटेक है, ऑप्शन बी। जनवरी 2022 में इसको यह मंजूरी मिली थी। फिर अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 3 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 120 है। यदि संख्याओं में से एक 90 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक 90 है तो दूसरी क्या होगी, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर बहुत ही आसान है। अब एलसीएम और उनके एलसीएम क्या है, उसके एचसीएफ का 3 गुना है, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, ये हो गया। और इसका जो योग है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 120 है। तो एलसीएम बराबर 3 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, मतलब 4 टाइम ऑफ एचसीएफ इक्वल टू 120। तो एचसीएफ 1 टाइम एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसको भाग दे दीजिए 4 से, ये हो जाएगा 30। अगर पहली संख्या 30 है तो दूसरी हो जाएगी 90, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप हल कर लीजिए। और कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है? नुब्रा घाटी में सियाचिन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, याद रखना। और ख़ास तौर से इसमें जो घाटियां हैं और जो नए नए प्रदेश बने हैं और जो नई नई नियुक्तियां हुई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको रटिए। साइमन कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा नहीं की गई थी? शिलांग, रंगून, मद्रास और ग्वालियर। तो सही जवाब इसका रंगून है। उत्तर प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान ये स्थित है मथुरा में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, मथुरा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन है कि शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं, करेक्ट बात है। अगर आर्थिक विकास नहीं हुआ तो शहरीकरण नहीं हो पाएगा। और शहरों का विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है, उद्योग लगते हैं तभी आर्थिक विकास होता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या करता है, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर सही है। और पराध्वनिक विमान जो होते हैं जिसको आप सुपरसोनिक प्लेन्स कहते हैं, वो किस स्पीड से उड़ते हैं? तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पराध्वनिक या सुपरसोनिक प्लेन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द खैबर पास? खैबर पास के पास लाहौर है, क्वेटा है, तक्षशिला है या पेशावर है? तो सही जवाब है पेशावर। पेशावर जो है खैबर दर्रे के पास है। एक किताब थी इंडिया ए वाउंडेड सिविलाइजेशन, वाउंडेड माने घायल। तो ये किताब लिखी गई थी वीएस नायपॉल के द्वारा, सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। तो नायपॉल सभी में विकल्प दिया गया है, बस उसके आगे कि वीएस एएस केएस वगैरह लिखा गया है, तो वीएस नायपॉल। और भारत के संविधान में निम्नलिखित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? पहले जो मूल कर्तव्य थे वो 10 थे और उसके बाद फिर इसको 11 कर दिया गया। जो 11वां मूल कर्तव्य था जो जोड़ा गया था वो 2002 में जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट के द्वारा। और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से। तो इस समय संख्या कितनी है? 11। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है मेरठ में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा और मोटिवेट रखिए अपने आप को भी और हमको भी लाइक करके, ताकि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन पेपर मैं आपको अवेलेबल करवा सकूँ। फ्रेंड्स, बस लाइक और शेयर ही एकमात्र विकल्प बचता है और यही समझिए कि गुरु दक्षिणा है, तो ये दे दीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच।